मैं आर के जय हिंद पीएनजी न्यूज 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिसने बहुत ही संघर्षों के साथ या बहुत ही संघर्ष करके एक राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष तक जो अपना एक मुकाम कायम किया है, ऐसे अर्जुन मिश्रा जी से, जो कि जनसंघर्ष विराट पार्टी के एक युवा नेता हैं, जो आज यूथ को लीड करते हैं। तो आइए हम जानते हैं उनकी इस राजनीतिक कैरियर में आने के बारे में। तो आइए हम मिलते हैं अर्जुन मिश्रा जी। आपके बारे में बहुत सुना है और खास करके वटवा विधानसभा में अंदर जो आपने काम किए इतने सारे जनता के बीच में, आप काफ़ी पॉपुलर भी हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है और आप राजनीति में क्यों जुड़ना चाहे या क्यों जुड़े? सर्वप्रथम तो मैं हमारे युवाओं के लिए इस देश में एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा था। इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए एक राजकीय पार्टी की जरूरत पड़ी और सन 2018 में हमने जनसंघर्ष विराट पार्टी को ज्वाइन किया। जनसंघर्ष विराट पार्टी को ज्वाइन करने का उद्देश्य ये था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा युवा जो हैं उनको हम राजनीति में लाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में लाने के बाद चुनाव तक ले जा सके। तो हमने अपनी जो जमीन बनाई वो युवा राजनीति पे बनाई। हमने कोई भी जातिवाद के विषय पर नहीं, कोई भी आरक्षण के विषय पर नहीं, लेकिन युवा राजनीति की शुरुआत करने हेतु जनसंघर्ष विराट पार्टी को हमने ज्वाइन किया। 2018 में जब जनसंघर्ष विराट पार्टी को ज्वाइन किया, उसके तत्काल बाद लोकसभा के चुनाव थे। तो समग्र देश में से हमने युवा राजनीति की शुरुआत के तहत जब हमने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए, तो हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सोनी जी थे। तो हमने जब 80 उम्मीदवारों के साथ गठबंधन करके देश में जो भी युवा राजनीति के साथ संकलन करके जब हमने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका था युवाओं के लिए। हमारी पार्टी होने के बावजूद अन्य बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो अन्य राजनीतिक पार्टियों में जब बात पहुंची कि भाई इस प्रकार की राजनीति की शुरू हो रही है, तो हमने सबको एक पत्र के माध्यम से लिखा कि हम लोग क्यों ना 50% जो सीट होती है विधानसभा में, लोकसभा में, तमाम जगहों पर, तो वो सीटों में युवा आरक्षण दिया जाए, युवा को राजनीति में टिकट दिया जाए, हर पार्टी में से 50% यूथ जाने चाहिए। तो ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहा और इसी से हमने जमीन की शुरुआत करी। और मैंने ऐसा सुना भी था कि आपका ऐसा मानना है कि जैसे कि युवा ही देश की शक्ति है और देश की राजनीति युवा ही बदल सकती है। तो आपने युवाओं के मुद्दे को लेके आई थिंक 50% रिजर्वेशन मांगा था, वो भी राजनीति में। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे विश्व में भारत को यंगिस्तान कहा जाता है क्योंकि देश सबसे बड़ा यूथ का जो समुदाय है वो इस देश में है। तो उस विषय में लेकर मैंने जब बात करी, तो हम आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं, जीपीएससी क्रैक करते हैं, विविध सरकारी जब नौकरी के लिए जाते हैं तब आपसे एक उम्र की मर्यादा मांगी जाती है। लेकिन राजनीति जो कर रहे हैं वो अभी के रिटायर्ड लोग कर रहे हैं। हमें उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन दौड़ने भागने वाले लोग, नई ऊर्जा, नया संचार कब आएगा? ये ऊर्जा और ये संचार तब आएगा जब यूथ को मौका दिया जाएगा। इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव से हमने लगातार सारे फलकों पर अपनी ये मांग रखी है कि यूथ को 50% रिजर्वेशन दिया जाए। हम अपनी पार्टी में भी यूथ को 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं। जितने भी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीटों में कम से कम 50% सीट यूथ के लिए है और बाकी की सीटों में भी हम चाहेंगे। यूथ यानी सिर्फ एज ग्रुप नहीं होता है, यूथ एक विचारधारा है। आज 60 साल के एक हमारे जो उम्र लायक आदमी है, अगर वो देश के विकास की बात करते हैं तो वो भी यूथ है, उनकी विचारधारा यूथ है। तो हम ऐसे लोगों को राजनीति में भी लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजनीति को हमेशा से गंदा कहा गया है, इसे कीचड़ कहा गया है और इससे पढ़े हुए नौजवान इसमें जुड़ते नहीं है। इसमें भविष्य का कोई आपके पास एक करियर ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसी मिथ्या बातें फैलाते हैं ताकि अच्छे लोग राजनीति में ना आ सके। वो अच्छे लोगों को राजनीति में लाने के लिए हमने जनसंघर्ष विराट पार्टी का पूरा गठन किया हुआ है। ओके, जैसे कि 2019 के इलेक्शन में आपकी पार्टी ने आपको जो है प्रधान का पेज मतलब प्रस्तुत किया था बनारस के अंदर। तो ऐसा क्या रीजन था, ऐसा क्या कारण था कि आप गुजरात में नामांकन न भरकर बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट में या बनारस से आपने अपना पर्चा भरा था? देखिए, जब हम बात करते हैं युवा राजनीति की, देश की
की राजनीति, तो सबसे बड़ा चेहरा 2014 के बाद 2019 में नरेंद्र मोदी जी थे और वो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन। प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना था, देश के युवा राजनीति से डरते हैं, सोशल मीडिया पे पद लेके बैठे रहते हैं, उन्हें सिर्फ भीड़ बनाया जाता है। तो मैं पूरे देश के युवा को संदेश देना चाहता था कि गुजरात से, जो कि नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है, वहां से उठ के मैंने अहमदाबाद ईस्ट से भी लोकसभा चुनाव लड़ा और काफी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके बाद जब लास्ट चरण में बनारस चुनाव था, तो हम लोगों ने पिछले 1 साल से डिक्लेयर किया था, जब मोदी जी ने डिक्लेयर नहीं किया था तब से मैंने ये डिक्लेरेशन दिया था कि मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगा। नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ने का एकमात्र उद्देश्य था कि युवाओं के बीच का जो डर है कि हम इतने बड़े चेहरे के सामने चुनाव कैसे लड़े, हम भाजपा की कांग्रेस के सामने कैसे जाएं, तो वो डर को दूर करने हेतु एवं पूरे देश के युवाओं को एक मैसेज देने हेतु कि हम युवा हैं, हमारे अंदर ताकत है, हमारी शक्ति है, हम इनकलाब के वाहक हैं, तो हम इसीलिए बनारस जाके अपना नामांकन किए थे, देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज किए थे, प्रदेश के तमाम नेतागणों को चैलेंज दिए थे कि हम गुजरात से जाके वहां पे अपना पर्चा अकेले भराए थे। और पर्चा आपको बताने में मुझे बहुत खुशी होती है कि देश के विविध राज्यों से अंदाजित 150 लोगों ने पर्चा भरा था और वो 150 लोगों में से मात्र 31 लोगों का पर्चा सिलेक्ट हुआ था, जिसमें गुजरात में से मेरे सिवाय नरेंद्र मोदी जी थे। यानी ये भी अपने आप में ये युवाओं के लिए जीत ही थी। चुनाव जीतना हारना दूसरी बात है, लेकिन चुनाव लड़ना ये भी अपने आप में एक महान काम था, जिसमें मेरे युवा साथियों ने मुझे सहयोग दिया था। जैसा कि आज हम देखते हैं, जैसे कि देश में सिर्फ 2 विकल्प, 2 पार्टियां हैं जो देश में चल रही हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी है। और जैसा कि आप अपने आप को गुजरात में से प्रेजेंट करते हैं कि हम दूसरा विकल्प है, तो इस बारे में जानना चाहता हूँ कि दूसरा विकल्प क्या है। देखिए, अब तो एक बात बोलने में भी कि हमारे पास 2 विकल्प है नहीं। भाजपा को वोट दो तो कांग्रेस को जाता है, कांग्रेस को वोट दो तो भाजपा को जाता है। ईवीएम की वजह से नहीं, क्योंकि जब नेता जीतता है तो पार्टी बदल लेता है। तो वो दोनों भाजपा युक्त, जो कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, वो भाजपा तो कांग्रेस युक्त हो गई, तो कांग्रेस तो मुक्त हुआ नहीं। मतलब बात ये होती है मोटा मोटा कि देश में एक साम्राज्य बन चुका है। जैसे कि आप मानते हैं कि छोटे छोटे लोग हैं, इंडिविजुअल एक्टिविस्ट हैं, वो ऊपर क्यों नहीं आते, क्योंकि ये ठेकेदार बैठे हुए हैं। और लोगों को भी अब ये समझना होगा, जो दिखता है वो बिकता है वाली पॉलिसी छोड़नी होगी। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये देश की सेवा की बात है। तो ये दोनों पक्षों के पास आपस में समझौती मान के चलता हूं मैं, और उन दोनों को चैलेंज देने के लिए यूथ आ चुका है मैदान में। और गुजरात में हमने लोकसभा के बाद जो उपचुनाव हुए विधानसभा में, उसमें भी हमने अपना नामांकन किया। इस पार्टी को 15 राज्यों में हमने स्थापित किया, 15 राज्य में संगठन का कार्य शुरू हो रहा है। और ऐसी कोई भी पार्टी, 2000 पार्टियां देश में रजिस्टर है, लेकिन उनको मैदान में ना आने दिया जाता है, क्योंकि उनका दबाव होता है, उनका प्रेशर होता है, इतनी बड़ी पार्टी से आप कैसे लड़ेंगे। तब बात यह होती है कि राजनीति में अपनी जमीन बनाएगा कौन, राजनीति में संघर्ष करेगा कौन, क्यों, इसमें विकल्प की कमी है। लोग ये कहते हैं विकल्प नहीं है हमारे पास। अहमदाबाद पूर्व लोकसभा की बात करूं, जब हम चुनाव लड़े थे, बनारस की बात करूं तो चुनाव लड़े थे, आपके पास 30 विकल्प है। क्यों आप उनको बुलाकर पूछते नहीं है कि आपका रोड मैप क्या है, क्यों यूथ को आप बटन नहीं दबाते। कारण यह है कि सिर्फ कमल और पंजे के खेल में पूरा देश उलझा हुआ है। तीसरा विकल्प, माननीय केजरीवाल जी भी बने थे, तो हमको भी आशा थी कि ये भी कुछ करेंगे, लेकिन बनारस से 3 लाख वोट लाने के बाद मुड़ के उन्होंने बनारस नहीं देखा। जबकि मैं 800 वोट के बाद अहमदाबाद पूर्व लोकसभा में 24 घंटा हाजिर रहता हूं। मेरा हेल्पलाइन नंबर है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं चुनाव के साथ और चुनाव के बाद भी आपके बीच में रहूंगा। तो ऐसे उम्मीदवार हमें चाहिए, वो चाहे कोई भी पक्ष के हो। मुझे ये नहीं जरूरी है कि आप जनसंघर्ष से लड़े, लेकिन लड़े तो जिम्मेदारी से लड़े। एक आदमी ने भी आपको वोट दिया है, तो वोट का आपको ऋण चुकाना पड़ेगा। तो आप अभी गुजरात के अंदर में किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, और आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है उन मुद्दों को लेकर? गुजरात में और पूरे देश में नेतृत्व की बदलाव की जरूरत है। इस नेतृत्व के बदलाव की ओर हम आगे बढ़े हैं। गुजरात में 2020 में अभी कोरोना महामारी के तुरंत बाद कॉर्पोरेशन के, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, लोकल इलेक्शन होते हैं, उस लोकल इलेक्शन में हम मेजोरिटी सारे वार्ड में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हम लोगों को जन सहयोग मिल रहा है, हम जनता की सरकार बना रहे हैं। कोई बन बैठे नेताओं को हम अपनी पार्टी में नहीं ले रहे।
हम जनता में से फ्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं, उस फ्रेशर को डेवलप करते हैं और वो डेवलपमेंट के बाद उसको जनता के बीच में प्रस्तुत करते हैं। हम एक लारी वाले को टिकट देंगे, हम पान के गल्ले वाले को टिकट देंगे, लेकिन पढ़े लिखे युवान जो इस देश को बदलाव लाना चाहते हैं, जो गरीब वर्ग का विद्यार्थी है, वैसे युवानों को हम टिकट देंगे, ना कि हम करोड़पतियों को टिकट देंगे। ताकि सिर्फ पैसों का कैपिटलिज्म नहीं है ये देश डेमोक्रेसी से चलता है। तो गुजरात में 2020 में सारे महानगरों में, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, ये सारे महानगरों में हमारे उम्मीदवार हर वार्ड में उतरेंगे। हर वार्ड में हमारी टीम बन चुकी है और जल्द ही ये महामारी के तुरंत बाद हम लोग अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर रहे हैं कि कौन हमारा चुनाव लड़ रहा है। और उसके बाद 2022 में बिल्कुल हम इस गुजरात को एक विकल्प बन के बाहर उभर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं 2022 में इलेक्शन आने वाला है, तो उस इलेक्शन में उसका प्लान क्या है आपका, तो उसके बारे में कुछ। 2020 के तुरंत बाद 2022 का जो चुनाव विधानसभा की है, तो गुजरात की जनता परेशान है। गुजरात की जनता को भाजपा और कांग्रेस के सिवाय सही में कोई ऑप्शन अच्छा नहीं मिला है। भाजपा को सबक सिखाने के लिए पिछले चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन हुआ क्या, 15 के आसपास करीब कांग्रेस के जो विधायक जीते हुए थे वो भाजपा में चले गए। राज्यसभा के चुनाव के समय में क्या होता है जग जाहिर है। अब देश को और प्रदेश को बात करें सिर्फ गुजरात की, तो गुजरात में हम लोगों ने 37 कैंडिडेट्स तैयार कर लिए हैं। आने वाले समय में 150 सीट की हमारी लक्ष्यांक है कि 2022 में हम 150 सीटों पे चुनाव लड़ाए। विकल्प तभी बनेगा जब जनता अपना साथ देगी। जनता जब विकल्प बनाएगी और जनता हमें विकल्प बनाएगी, क्योंकि हम जनता सरकार बनाएंगे। तो 2022 में मैं ये दावा करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2022 में हम लोग जनसंघर्ष विराट पार्टी गुजरात में सरकार बनाएगी। और एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा था कि जैसा कि जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप सत्य में ज्यादा मानते हैं और राजनीति में सत्य पर चलना इतना इजी नहीं है। तो आपको मन में ऐसा कभी डर नहीं आया कि मैं सत्य पे चल रहा हूँ और बड़े बड़े लोगों के अगेंस्ट में जा रहा हूँ? तो आपको कैसा कभी ऐसा मन में हुआ कि डर जैसी भावना ऐसा कुछ? देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है। बहुत लोगों के बीच में आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको सराहना चाहता हूँ इस समय पे। 2019 के चुनाव के बाद मेरे साथ जो घटनाएं घटी है, शायद वो जग जाहिर है कि हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने पर्चा भरा था, तो कुछ मित्र नाराज हो गए अन्य पार्टियों के, लेकिन उसके बाद मेरे साथ काफी परेशानियां खड़ी हुई। वो परेशानियों को संघर्ष करके आज मैं आपके बीच में इसीलिए खड़ा हूं क्योंकि सत्य की जीत हमेशा होती है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। राजनीति में हर पथ पे डर है, लेकिन जब आप बाइक से, टू व्हीलर से अपने घर से निकलते हैं तो डर रहता है। आपको एक्सीडेंट का डर रहता है, आपको रोड रास्ते का डर रहता है। तो क्या हम अपना जीवन छोड़ देते हैं? नहीं। तो उसी तरह से मैं अपनी राजनीति सत्य से जीतेगी। इस देश की राजनीति बदलने ही हम लोग आए हैं। इस देश की परिभाषा जो राजनीति की है, जो जातिवाद पे वोट पड़ते हैं, जो प्रांतवाद पे वोट पड़ते हैं, वो परिभाषा को बदलने ही हम आए हैं। और हम जानते हैं इसमें संघर्ष है, इसमें जीत हार, वोट बैंक, ये हम सोचते ही नहीं है। हमारी सोच एकमात्र ये है कि इस देश को विकल्प दिया जाए। इस देश को विकल्प नेता के तौर पे नहीं, जनता अपनी भागीदारी से विकल्प दे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सत्य के साथ और संविधान को साथ लेते हुए भी आप भी सत्ता पर आए, ऐसी हमारी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं पीएनजी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने हमारे विचार लोगों तक पहुंचाना है। और पीएनजी न्यूज के भी तमाम मेरे मित्रों को और अन्य मीडिया के मित्रों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सत्य को दिखाएंगे तो सत्य को एक राह मिलेगी। धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ जनसंघर्ष विराट पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन मिश्रा जी, जिनका ऐसा मानना है कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए और पढ़े लिखों को आना चाहिए, जो कि एक सोच जो होती है युवाओं की और एजुकेशन पर्सन की जो सोच होती है वो देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद।